Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियो देखने को मिल सकें और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें. अभी तक हमने चैप्टर 9 के क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. आज हम क्वेश्चन 14 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो क्या है हमारा क्वेश्चन 14? पर्यावरणीय संसाधनों की पूर्ति मांग के उत्क्रमण की व्याख्या कीजिए. तो आंसर देखिए. अर्थ: पर्यावरण अपने कार्य बिना किसी रुकावट या बाधा के तब कर सकता है जब तक संसाधनों की मांग उनकी पूर्ति से कम हो. जब मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है तो पर्यावरण अपने कार्य सुरीति करने में असक्षम हो जाता है. इससे पर्यावरण संकट जन्म लेता है. इसे पूर्ति मांग के उत्क्रमण की संज्ञा दी जाती है. दूसरे शब्दों में, जब संसाधनों की उत्पादन तथा उपभोग मांग संसाधनों के पुनर्जनन दर से अधिक हो जाती है तो इससे पर्यावरण की अपशोषी क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है. इसे पूर्ति संसाधनों की पूर्ति मांग का उत्क्रमण कहा जाता है. इसके निम्नलिखित कारण हैं. पहला है विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है विकसित देशों के संपन्न उपभोग तथा उत्पादन स्तर, और तीसरा है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की गहन और व्यापक निकासी. पर्यावरण यानी क्या होता है ना कि जब पर्यावरण अपने कार्य बिना किसी रुकावट या बाधा से कर सकता है. कब कर सकता है? जब तक संसाधनों की मांग और उनकी पूर्ति कम हो. लेकिन जब मांग कितनी हो जाती है? बहुत अधिक, लेकिन संसाधनों की पूर्ति नहीं हो पाती है. और अभी करंट में यानी वर्तमान में यही हो रहा है कि संसाधनों की मांग बहुत ज़्यादा की जा रही है और हम उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों में कमी आ रही है. इसके कारण क्या होता है? पर्यावरण अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, असक्षम हो जाता है अपने काम को करने में, जिससे पर्यावरण संकट जन्म लेता है. इसे कहते हैं पूर्ति मांग के उत्क्रमण की संज्ञा. इसे कहते हैं पूर्ति मांग का उत्क्रमण. दूसरे शब्दों में क्या होता है? जब संसाधन की उत्पादन अथवा उपभोग मांग संसाधनों के पुनर्जनन दर से अधिक हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण की अवशोषी क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है. इसी को हम क्या कह सकते हैं? पूर्ति मांग का उत्क्रमण कह सकते हैं, यानी संसाधनों की पूर्ति मांग का उत्क्रमण. और इसके कारण है विकासशील देश की बढ़ती जनसंख्या, विकसित देशों के संपन्न उपभोग तथा उत्पादन स्तर, और नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की गहन और व्यापक निकासी. ये था क्वेश्चन नंबर 14. अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन करें. वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन करना है. तो आंसर देखिए. भारत के पर्यावरण को दो तरफ से खतरा है. एक तो निर्धनता के कारण पर्यावरण का अपक्षय और दूसरा खतरा साधन संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से है. भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा क्षरण, वन्य कटाव और वन्य जीवन की विलुप्ति है. पहला है हमारा जल प्रदूषण. तो जल प्रदूषण, भारत में ताजे जल के सर्वाधिक स्रोत अत्यधिक प्रदूषित होते जा रहे हैं. ये हम सभी देख रहे हैं कि भारत में जो हमारे ताजे जल के स्रोत हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित होते जा रहे हैं. इनकी सफाई में सरकार को भी भारी व्यय करना पड़ रहा है. 120 करोड़ की जनसंख्या के लिए स्वच्छ जल का प्रबंधन सरकार के लिए एक बड़ी समस्या है. जल जीवों की विविधता भी विलुप्त होती दिखाई दे रही है. भूमि अपक्षय, भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है जो कि मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग और अनुपयुक्त प्रबंधन कार्य प्रणाली का परिणाम है. यहाँ है सेकंड, भूमि का अपक्षय. पहला है जल प्रदूषण. जल प्रदूषण भारत में किस तरह से फैल रहा है ये हम सभी देख रहे हैं. 120 करोड़ की जनसंख्या को स्वच्छ जल देना बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है. दूसरा है भूमि का अपक्षय. भूमि का अपक्षय किस तरह से हुआ है ये भी हम सभी ही जानते हैं. तीसरा हमारा क्या है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन. विश्व की 17% जनसंख्या और विश्व पशुधन की 20% जनसंख्या भारत की मात्र 2.5% क्षेत्रफल में रहती है. जनसंख्या और पशुधन का अधिक घनत्व और वानिकी, कृषि, चराई, मानव बस्तियां और उद्योगों के प्रतिस्पर्धी उपयोगों से देश के निश्चित भूमि संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है. नेक्स्ट है जैविक विविधता की हानि. प्रदूषण के कारण बहुत से पशु पक्षियों और पौधों को प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं. प्रदूषण के कारण बहुत से पशु पक्षियों और पौधों की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं. इससे हमारा पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ना.
नेक्स्ट है हमारा शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण। भारत के शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण बहुत है, जिसमें वाहनों का सर्वाधिक योगदान है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के भारी जमाव और तापीय शक्ति संयंत्रों के कारण वायु प्रदूषण होता है। वाहन उत्सर्जन चिंता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि यह धरातल पर वायु प्रदूषण का स्रोत है और आम जनता पर अधिक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है मृदा क्षरण। भारत में एक वर्ष में भूमि का क्षरण 53 बिलियन टन प्रतिशत की दर से हो रहा है। भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक वर्ष मृदा क्षरण 5.8 मिलियन टन से 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की क्षति होती है। यानी ये सभी कारण मृदा क्षरण, शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, जैविक विविधता की हानि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रदूषण और हमारा भूमि अपक्षय, भूमि का अपक्षय, ये सभी वर्तमान पर्यावरण संकट के कारण हैं और इनका यही वर्णन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। भारत में विकास के दो गंभीर नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों को उजागर करें। भारत की पर्यावरण समस्याओं में एक विरोधाभास है। एक तो यह निर्धनता जनित है और दूसरे स्तर में संपन्नता का कारण भी है। क्या यह सत्य है? तो आंसर देखिए, भारत विश्व का 10वां सर्वाधिक औद्योगिक देश है, परंतु यह पर्यावरण की कीमत पर हुआ है। किसकी कीमत पर हुआ है? पर्यावरण की कीमत पर। 10वां औद्योगिक देश है, लेकिन ये पर्यावरण की कीमत पर हुआ है। भारत में विकास के दो गंभीर पर्यावरण प्रभाव वायु प्रदूषण तथा जल संक्रमण है। अगर हम देखें भारत में पर्यावरण प्रभाव के दो गंभीर है ना, तो वो कौन कौन से हैं? गंभीर प्रभाव वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण। यह कहना सही है कि भारत की पर्यावरण समस्याओं में एक विरोधाभास है। एक और यह निर्धनता जनित है, क्योंकि निर्धन क्षेत्र भोजन पकाने के लिए LPG खरीदने में सक्षम नहीं है, अतः वे गाय के गोबर के उपले और जलाऊ लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। यह संसाधनों का दुरुपयोग है। जबकि दूसरी ओर अमीर वर्ग निकटतम स्थान पर जाने के लिए कारों का प्रयोग करता है। हम कमरे में वातानुकूलित का प्रयोग करते हैं, हीटर, माइक्रोवेव और अनेक बिजली उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिससे संसाधनों का अति उपयोग हो रहा है तथा परिणाम स्वरूप पर्यावरण दूषित भी हो रहा है। विरोधाभास का मतलब होता है, किसी चीज़ का मतलब हमें क्या होता है कि सही भी है और सही नहीं भी है ना। तो वैसे ही यहाँ पर पर्यावरण का बताया है कि पर्यावरण जो है वो क्या है कि वो संपन्नता मतलब वो क्या है, विकास में हेल्प भी कर रहा है और उस पर मतलब जो विकास हो रहा है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म भी कर रहा है, क्योंकि एक तरफ हमारा पर्यावरण प्रदूषित भी हो रहा है। तो बस यही इस क्वेश्चन में बताया था। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? धारणीय विकास क्या है? धारणीय विकास, आई होप कि अब तक आपको धारणीय विकास तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने चैप्टर 6 में भी धारणीय विकास को बहुत अच्छे से समझा था और इस चैप्टर में भी हमने धारणीय विकास को बहुत डीपली समझा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी धारणीय विकास में अब भी कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एक बार और हम इस आंसर में धारणीय विकास को और अच्छे से समझ लेते हैं। धारणीय विकास की कई परिभाषाएं दी गई, परंतु सर्वाधिक उद्धृत परिभाषा अवर कॉमन फ्यूचर, जैसे ब्रुटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ने दी। ठीक है, ऐसी विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे, है ना। वही ऐसा विकास जो आज यानी वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति भावी पीढ़ी यानी जो आने वाला यानी कि जो फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके किसी नुकसान पहुंचाए, अभी के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे और आने वाले समय के लिए भी अच्छे से विकास के लिए हो, है ना, उसे हम धारणीय विकास कह सकते हैं। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, आवश्यकता और भावी पीढ़ियां। यानी भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो विकास आगे की तरफ बढ़े वही धारणीय विकास है। इस परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध संसाधनों के वितरण से है। जी हाँ, इसमें आवश्यकता का अर्थ किससे है? संसाधनों के वितरण से। यानी अभी हम संसाधनों का इतना प्रयोग कर लें कि आने वाले मतलब इतना प्रयोग कर लें से ये मतलब नहीं है पूरा प्रयोग कर लें, अभी हम संसाधनों का इतना प्रयोग करें कि आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन बचे रहें,
है ना। हमें संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना है। मुख्य रूप से संसाधन विश्व के गरीब वर्ग को भी समान रूप से मिलने चाहिए। भावी पीढ़ियों से तात्पर्य है वर्तमान पीढ़ी का आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। यानी हमें संसाधन अभी वर्तमान में हमें संसाधन कितने अच्छे तरीके से उपलब्ध हो रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही कि हमें संसाधन बिल्कुल भी उपलब्ध ना हो रहे हों। हमारी मांगें अत्यधिक हैं, इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कम है, पर संसाधन अभी उपलब्ध मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। अभी मतलब कि जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में यहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं। पर अगर हम इनका दुरुपयोग करेंगे, आवश्यकता से ज़्यादा इनका प्रयोग करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आने वाले समय में संसाधनों की कमी आ जाएगी। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने हमें उत्तराधिकार के रूप में संसाधन दिए हैं, उसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने संसाधनों को बचाना चाहिए और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि हम उन्हें उनके उत्तराधिकार के रूप में दे सकें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है? अपने आसपास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए धारणीय विकास की 4 रणनीतियाँ सुझाइए। अपने आसपास के क्षेत्र को देखिए और उसे ध्यान में रखते हुए धारणीय विकास की 4 रणनीतियाँ बतानी है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने पर, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो उस हिसाब से इन्होंने दी है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी, उपलों या अन्य जैव पदार्थों के स्थान पर रसोई गैस और गोबर गैस का उपयोग, यानी हम चाहें तो जलाऊ लकड़ी और उपलों के स्थान पर रसोई गैस और गोबर गैस का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर गाँवों में अब होने भी लगी है ना, और ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ पर खुला स्थान है उन गांवों में बायो मिलों की स्थापना की जानी चाहिए। हमें कृषि, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन में ऐसा पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर हमें जैविक कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। शहरी क्षेत्र के निवासी होने पर, अगर हम शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो ये करेंगे क्या? फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए। वाहन पेट्रोल या डीजल की जगह हमें उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए और हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि शहरी लोगों की आवश्यकताएं हद से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं और वो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ों को लेने लगते हैं और संसाधनों को वेस्ट कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 शायद लास्ट है ये क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट है। देखिए क्या है? धारणीय विकास की परिभाषा में वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच समता के विचार की व्याख्या करें। यानी धारणीय विकास की परिभाषा में हमें क्या करना है? वर्तमान यानी अभी की और भावी पीढ़ियाँ यानी आने वाली पीढ़ियों के बीच समता के विचार की व्याख्या करना है। आंसर देखिए, ये बहुत सुंदर कहा गया है कि यह पर्यावरण हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिला, बल्कि इसे हमने भावी पीढ़ियों से उधार लिया है। जो चीज़ उधार ली जाती है उसे समान या बेहतर स्थिति में वापस करना होता है। यहाँ पर वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच समता का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें पिछली पीढ़ी को उपलब्ध संसाधनों और भावी पीढ़ी को उपलब्ध संसाधनों के बीच समता बनाने की आवश्यकता है। हम अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर लगाकर अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते। अतः विकास धारणीय भी हो सकता है। अतः हम विकास की ऐसी विधियां अपनाएं जिससे वर्तमान समय में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भविष्य आवश्यकताओं की परवाह किए बिना नहीं करती। हमें भावी पीढ़ियों को उतने ही संसाधन विरासत के रूप में सौंपने की जरूरत है जितने हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं। संसाधनों का रूप अवश्य अलग हो सकता है, जैसे हमने पेट्रोलियम पाया और हम उच्च दाब प्राकृतिक गैस दे रहे हैं। अतः शब्द समान नहीं है, समता है। यानी इसका भी मतलब वही है, जिस तरह हमारे पूर्वजों ने यानी हमारी पिछली पीढ़ी ने हमें जितने भी संसाधन दिए हैं, उसी तरह हमें उन संसाधनों का मतलब दुरुपयोग किए बिना संसाधनों को बचाते हुए हमें अपनी भावी पीढ़ी को संसाधन देने हैं, ताकि वो उनके जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि भविष्य को दांव पर लगा दें, किसके? भावी पीढ़ियों के, और वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हम अभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें,
हमें क्या, हम ये नहीं सोच सकते कि हमें क्या करना, हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो गई, वर्तमान में कुछ भी होता रहे, इन फ्यूचर कुछ भी हो हमें मतलब नहीं, हम ऐसा नहीं सोच सकते। हमें फ्यूचर के लोगों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने संसाधनों पर कंट्रोल करना होगा, मतलब संसाधनों के यूज पर कंट्रोल करना होगा, जो हम दुरुपयोग कर रहे हैं उनका, है ना, और मतलब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हम उनका उपयोग कर रहे हैं, उस सब पर हमें रोक लगाते हुए विकास का धारणीय रूप लेना चाहिए और हमें धारणीय विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये थे ये थे आपके चैप्टर नंबर 9 के 19 क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुके हैं। अब एक गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए। गुड न्यूज़ क्या है ये मैं आपको आज नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।